नमस्कार स्टूडेंट्स, 2023 की तैयारी जोरों से चल रही होगी क्योंकि अब तो डेट भी बहुत जगह से अनाउंस हो रही है, राइट। 2017 का पेपर मतलब अपना 6th वीडियो आज लॉन्च हो रहा है फिजिक्स एनालिसिस का। हर एक वीडियो में मैंने बताया है आपको कि फिजिक्स के क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। अभी भी जिन जिन बच्चों पहली बार ये देख रहे हैं वो पूरे 2022 से सारे वीडियो देखे। हर एक के जो इंट्रो में मैंने बोला है वो पॉइंट्स पे आप नोट डाउन अच्छी तरह कर लीजिए। और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन में जो भी आपको इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो चार्विक एकेडमी आपको कंटिन्यूसली डिलीवरी करता रहेगा विदाउट कोई फेक न्यूज और फेक स्टोरीज, राइट। 2017 का पेपर 18 की तरह ही थोड़ा टफ था। यस, ये हमारे पास पूरा सर्वे है, पूरा पेपर थोड़ा टफ था, एनालिटिक भी था और टाइम कंज्यूमिंग भी था। ये पेपर जैसे ही मैंने सब में बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद ये पूरा वीडियो देखिए 2017 का। एक आपको ध्यान में, अगर 2018 और 17 का हम देखें पेपर तो हमको ध्यान में ये रखना चाहिए कि ऑलवेज फिजिक्स में रीडिंग कम, हमने यहां तक एनालिसिस किया है कि ऑलवेज फिजिक्स में 10% जितना रीडिंग होना चाहिए और 90% आपका साथ के साथ क्वेश्चंस एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। यस, तो कभी भी ऐसा पेपर आए तो आप इजीली उसको उसमें क्रैक कर पाए। ऑलवेज ये रेशियो में फिजिक्स में चलना चाहिए, जो भी आपका रीडिंग हो रहा है उसके साथ ही आपको 90% तक उसके एमसीक्यू भी साथ के साथ, मतलब जो सिचुएशन है वो समझती जानी चाहिए, राइट। तो 2017 का पेपर बच्चों चालू हो रहा है, कर दीजिए स्टार्ट अपना जर्नी। So today we are going to start the paper of NEET 2017. Let's start from the question number 1. One end of string of length L is connected to a particle of mass m and the other of small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed toward the center will be, we have to find the net force. पहले तो ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 class 11. We have to find the net force on that particle. Suppose this is one particle attached with string and moving in the circular path. हम पहले इस पार्टिकल पे सारे फोर्स लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा mg, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is mv square by r, and here is the tension force. इस क्वेश्चन में हमें नेट फोर्स पूछा है, तो नेट फोर्स तो अगर हम फाइंड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन हमें क्या पूछा है, नेट फोर्स which is directed towards the center, so we have to consider only that force which is directed towards the center. So our correct answer will be only the tension force. So option number 1 is our correct answer. Now question number 2. A Carnot engine यानी chapter 12 class 11th. A Carnot engine having efficiency of eta is equals to 1 by 10 as heat engine is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, then the amount of energy absorbed from the reservoir at lower temperature is. पहले तो हमारे पास एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला है eta is equals to work done upon total given energy. यहाँ से हम पहले तो इनपुट यानी एनर्जी निकालेंगे, तो eta है 1 by 10, वर्क डन है 10 जूल, वर्क डन इज यस 10 जूल एंड एनर्जी, यहाँ से एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 100 जूल। अब टोटल एनर्जी
is equals to work done plus energy absorbed at reservoir, यानी energy absorbed. ये लिख सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से. एनर्जी है हमारे पास 100 जूल, वर्क डन है 10 जूल, यहाँ से हमें एनर्जी एब्सॉर्ब मिल जाएगी विच इज इक्वल्स टू 90 जूल. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system is. पहले तो एक कैटेगरी का क्वेश्चन है, यानी चैप्टर हो जाएगा 13 क्लास 11th. अब हमें we have to find the total internal energy, let's say E. तो E की वैल्यू हो जाएगी टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस टोटल एनर्जी ऑफ आर्गन. अब हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज NF/2 RT. तो EO2 हो जाएगा NO2 FO2/2 RT. Similarly, E argon will be N argon F/2 RT. Number of moles of oxygen 2. F, degree of freedom for the oxygen. Oxygen is diatomic, so degree of freedom will be 5. 5/2 RT. And here number of moles are 4. Degree of freedom for argon, which is monoatomic, so it will be 3. यहाँ से 5 RT plus 3 to 6 RT. यानी टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी 11 RT. सो our correct answer will be option number 4. Question number 4. Preeti reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On the other days, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. Now, the time taken by her to walk up on the moving escalator will be what? First of all, this question is from chapter number 3, class 11th. Now, we have two conditions. No, we have three conditions. In first condition, let's say the escalator was not moving. So यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी हो जाएगी let's say d/t1. टाइम हमें दिया है yes t1. v1 की वैल्यू हो जाएगी d/t1. In second case, where she remains stationary on the moving escalator, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हम फाइंड करें तो ये हो जाएगी वेलोसिटी. डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो मतलब एस्केलेटर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा. यहाँ पे उसको टाइम लग रहा है t2. एंड इन द थर्ड कंडीशन वेयर शी वॉक्ड अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2 बिकॉज शी इज वॉकिंग, सो उसकी स्पीड हो जाएगी v1 और एस्केलेटर ऑल्सो मूविंग, सो उसकी स्पीड v2. यहाँ पे टोटल स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2. v1 यानी d/t1 प्लस v2 यानी d/t2. लेट्स से हियर उसकी स्पीड है मतलब रिजल्टेंट स्पीड v, तो उसको हम लिख सकते हैं d और टोटल टाइम कितना लगेगा वो हमें फाइंड करना है. लेट्स से t' d/t1 plus d/t2. d cancel out, so 1/t' is equals to 1/t1 plus 1/t2. यहाँ से t' की वैल्यू हो जाएगी t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2. ऑप्शन के साथ अगर हम मैच करें तो
T1 T2 upon T1 plus T2. Correct answer will be option number 3. Question number 5. Radioactive material A has decay constant 8 lambda and material B has decay constant lambda. Initially they have the same number of nuclei. After what time the ratio of number of nuclei of material B to that A will be 1 by E. न्यूक्लियस का क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर हो जाएगा 13 क्लास 12th. अब हमारे पास डीके कांस्टेंट और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए फॉर्मूला है n is equals to n0 e raised to minus lambda into t. n naught is the number of nuclei at मतलब initially. so हमें पूछा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल B to that A यानी NB by NA की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, का रेशियो हमें फाइंड करना है. तो फॉर NB n नॉट e रेज टू माइनस B के लिए डीके कांस्टेंट है लैम्बडा. यहाँ पे भी n नॉट क्योंकि इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई माइनस 8. अब यहाँ से n0 कैंसल, NB बाई NA की वैल्यू हो जाएगी e रेज टू माइनस माइनस प्लस यानी e रेज टू प्लस 7 लैम्बडा. अब हमें NB बाई NA का रेशियो 1/e ऑलरेडी दिया है, तो e रेज टू 7 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/e. इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू माइनस 1. अब बेस सेम है तो पावर को हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं. 7 लैम्बडा t इज इक्वल्स टू माइनस 1, यहाँ पे t है. 7 लैम्बडा t इज इक्वल्स टू माइनस 1, t की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 1/7 लैम्बडा. यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है क्योंकि यहाँ पे B to A रेशियो पूछा है. शायद A to B रेशियो होता तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल जाती, लेकिन ये बात भी ऑब्वियस है कि टाइम की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो हमें मोड लेके ऑप्शन को करेक्ट इसमें चूज करना पड़ेगा. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 6. A spring of force constant K is cut into lengths of ratio 1:2:3. They are connected in series and the new force constant is K dash. Now then they are connected in parallel and the force constant is K double dash. Then the value of K dash is to K double dash is. चैप्टर नंबर हो जाएगा 14 क्लास 11th. फर्स्ट फोर्स का फॉर्मूला है फॉर स्प्रिंग इज F इज इक्वल टू माइनस KX. यहाँ से फोर्स तो सेम रहेगा तो हम X और यानी लेंथ X इज नथिंग बट द लेंथ. सो यहाँ से K और L का हम रिलेशन लिख सकते हैं कि K विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. अब हमें लेंथ का रेशियो दिया है L1:L2:L3 का रेशियो दिया है 1:2:3. यहाँ से अगर हम K का रेशियो निकाले दैट K1:K2:K3 तो ये हो जाएगा 1/1:1/2:1/3. एलसीएम ले ले, एलसीएम आ जाएगा 6. सो हमें K1 K2 K3 का रेशियो मिलेगा 6:3:2. यहाँ से हम सेपरेटली अगर K1 K2 K3 की वैल्यू लिखे तो K1 की वैल्यू हो जाएगी 6K, K2 की वैल्यू हो जाएगी 3K, K3 की वैल्यू हो जाएगी 2K. अब इन फर्स्ट केस 1 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और स्प्रिंग के लिए अगर सीरीज में कनेक्ट करें तो रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/K dash is equals to 1/K1 that is 6K plus 1/K2 that is 3K plus 1/K3 that is 2K. 1/K dash will be
1 plus 2 plus 3 by 6 k। यहाँ से k डैश k इधर आएगा, k डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी k डैश इज इक्वल्स टू 3 plus 2 5 plus 1 6 6 कैंसिल, तो k डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी k के बराबर। नाउ इन केस 2 दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में तो डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा, k डबल डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6k plus 3k plus 2k यानी 11k। हमारे पास k डैश की वैल्यू है, k डबल डैश की वैल्यू है, रेशियो ले लेंगे k डैश बाय k डबल डैश इज इक्वल्स टू k बाय 11k। रेशियो हमें मिल जाएगा 1/11 विच इज 1:11। So our correct answer for this question will be option number 3. Question number 7. Which of the following statements are correct? Statement number 1. Center of mass of the body always coincides with the center of the gravity of the body. No, this statement is wrong because let's take one example. Suppose this is one body. Suppose this is perfectly round or circular body. इसका जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो सेम होगा, लेकिन दिस स्टेटमेंट इज ओनली ट्रू फॉर द सिमेट्रिकल बॉडी। बट इफ सपोज द बॉडी इज लाइक दिस, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ऑलमोस्ट सेंटर पे ही होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स द हायर मास शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर ऐसा लिखा होता कि सम टाइम मतलब फॉर द सिमेट्रिकल बॉडी दे बोथ आर कोइंसाइड्स, बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता। Now statement number 2, center of mass of body is the point at which the total gravitational torque on the body is 0. This statement is absolutely correct statement because suppose for this body here is its center of mass. If we apply torque, then at the center of mass the total torque will be 0 because यहाँ पे net torque 0 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ translational as well as rotational motion. No, the couple of body will produce only rotational motion, not the translational motion. ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब mechanical advantage greater than 1 means that small effort can be used to lift larger load. First of all, mechanical advantage का फॉर्मूला अगर हम लिखे तो लेट्स से ये हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि स्मॉल एफर्ट कैन प्रोड्यूस लार्जर आउटपुट। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। सो आवर करेक्ट स्टेटमेंट्स आर बी एंड डी। तो हमें ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, a 250 turn rectangular coil of length 2.1 cm and width 1.25 cm carries a current of 85 microampere are subjected to a magnetic field of strength 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 against the torque is magnetic field strength। मतलब पहले तो ये क्वेश्चन हो जाएगा चैप्टर नंबर 4 क्लास 12। Now we have to find the work done against the torque. वर्क डन का फॉर्मूला है mb cos theta 1 minus mb cos theta 2. Now theta 1 is, let's say 0 because we are rotating the coil by 180 degree. So if we take theta 1 as 0,
तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा MB माइनस MB cos थीटा 2 इज 180. नाउ cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, तो इसका आंसर आएगा माइनस MB माइनस MB यानी 2MB. Now M here, M is equals to NIA, and magnetic field we have given that is 0.85 Tesla. Number of turns 250. Current is 85 microampere यानी 10 raised to -6 ampere. Area of the coil is rectangular, so area हो जाएगा length into width. Length into width यानी 2.1 into 1.25. ये दोनों सेंटीमीटर्स में, we have to convert it into meters, so 10 raised to -4, and this is 0.85 magnetic field. 250 into 2, 500 into 85, and here 0.85, 85 का स्क्वायर हो जाएगा 7225, लेकिन यहाँ पे 0.85 है, तो ये हो जाएगा 72.25 इंटू, इसको हम अगर अप्रोक्सीमेटली ले तो इसको 2 और ये 1.25, ये हो जाएगा 2.5. 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5/2 इंटू 10 raised to -6 -4, that is -10. ना इसको अगर हम 72 ले ले तो 36 2 जा 72. Now 36 into 5 180, and 180 into 5 यानी 9 into 10 to the power 1 2 and 3. ये 2 180 और ये यानी 10 raised to -6, तो हमारा आंसर कुछ 9 into 10 to the power -6 के अराउंड आ रहा है. ऑप्शन में अगर चेक करें तो ये है 9.1 माइक्रोजूल. So our correct answer will be option number 1. Question number 9. Two astronauts are floating in gravitational free space after having lost contact with their spaceship. The two will. Chapter 8, Gravitation, class 11. Now we know that the gravitational constant, that is G, it is universal and both astronauts have their own mass. So इस पे अगर हम फोर्स की बात करें तो G m1 m2 by r square. G is universal and both the astronauts are having their own mass, and the distance मतलब कुछ उन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा. और एज दिस फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज attractive kind of force, so they will attract towards each other. So our correct answer will be option number 1, move towards each other. Question number 10. If θ1 and θ2 be the apparent angles of dip observed in two vertical planes at right angle to each other, then the true angle of dip theta is given by. पहले तो एंगल ऑफ डीप यानी चैप्टर 5 क्लास 12. अब ट्रू एंगल ऑफ डीप फॉर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू एंगल ऑफ डीप लेट्स से थीटा, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा विल बी BV by BH यानी वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल. अब हमें जो मतलब सिचुएशन दी है उसमें ऐसा है कि सपोज दिस इज मेरिडियन एंड these two planes are at right angles to each other. Suppose this is alpha
then it will become 90 minus alpha. And for the if we take components, then let's say this is B horizontal component for both, this is BH cos alpha and this is BH cos 90 minus alpha, yani BH sin alpha. And for these two, the vertical component, that is BV, is common for both. So if we write the value of tan theta 1, then it will become BV upon BH cos alpha. Now tan theta 1 is equals to, the value of BV upon BH is tan theta upon cos alpha. If we make cos alpha as subject of formula, then it will become tan theta upon tan theta 1. Now if we write tan theta 2, then it will be BV upon BH sin theta. So इस मतलब सिमिलरली यहाँ पे sin थीटा को अगर हम सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाए तो BV अपॉन BH इज tan थीटा अपॉन tan थीटा 2. Now we know that यहाँ पे sin अल्फा की वैल्यू है. अब we know that sin square theta, sin square alpha plus cos square alpha is equals to 1. That is tan square theta upon tan square theta 2 plus tan square theta upon tan square theta 1 will be equals to 1. If we take tan square theta as common, then tan square theta 1 upon tan square theta 2 is cot square theta 2. Similarly, this will be cot square theta 1, which is equals to 1. Now this tan square theta इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 upon tan square theta, which is equals to cot square theta. So cot square theta is equals to cot square theta 1 plus cot square theta 2. So our correct answer will be option number 1. Question number 11. Consider a drop of rainwater having mass 1 gram falling from height of 1 kilometer. It hits the ground with the speed of 50 meter per second. Take G constant with value 10. The work done by the first gravitational force and second the resistive force of air is. ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 क्लास 11, that is work and energy power. In first condition we have to find the work done by gravitational force, which is mgh, यानी mass is 1 gram 10 to the power minus 3, g is 10 and height is 1 kilometer यानी 10 to the power 3 meter. यहाँ से हमें वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगा Wg is equals to 10 joule. Now in second case we have to find the work done by resistive force. So if we apply work energy theorem, then total work done यानी work done due to gravity plus work done due to resistive force, ये हो जाएगा एनर्जी के बराबर यानी हाफ mv स्क्वायर के बराबर. Wg is 10. We have to find the value of Wr and half mass is 1 gram 10 raised to minus 3 kg and velocity is 50 meter per second. यहाँ से हमें Wr की वैल्यू मिल जाएगी 10 to the power minus 3 and 1.25 minus 10 यानी minus 8.75 joule.
दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। अब हम ऑप्शन के साथ अगर मैच करें तो 10 जूल फर्स्ट मतलब वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन से ही हमारा आंसर निकल आता और हमारा ये रेजिस्टिव फोर्स का भी आंसर मैच कर रहा है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11, the x and y coordinates of the particle at any time are x is equals to 5t minus 2t square and y is equals to 10t respectively, where x and y are in meter and seconds. The acceleration of particle at t is equals to 2 second is। चैप्टर नंबर पहले तो हो जाएगा 4th क्लास 11th मोशन इन प्लेन। नाउ we have given the equation of distance, that is 5t minus 2t square. We have to take double differentiation of x. So dx by dt is 5 minus 4t and this will become velocity. So this is v. If we take dv by dt, that is acceleration in x direction, ये हो जाएगा acceleration in x direction, which is equals to minus 4. 5 का differentiation 0 and minus 4d का minus 4. Now for y axis we have given y is equals to 10t. If we take dy by dt, then it will be 10. This is v. And for ay, vy by vt, dv by dt, which is 0. 10 का derivation 0. So ay is equals to 0. So net acceleration will be ax plus ay, but here in y direction acceleration is 0. So only x direction का acceleration remaining होगा, जो कि होगा -4 meter per second square. So our correct answer will be option number 3. Question number 13. Two discs of same moment of inertia rotating about their regular axis passing through center and perpendicular to the plane of disc with angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face, coinciding the same axis of rotation. Sorry, the expression for loss of energy during this process is। रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर हो जाएगा 7 क्लास 11th। Now in first condition we have given the two separate discs. So इसकी अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाले तो ये हो जाएगी के ई इनिशियल, लेट्स से सो के इनिशियल विल बी हाफ आई ओमेगा 1 square because moment of inertia is same for both, and plus half I omega 2 square. Now in second condition they are brought into contact face to face, yani suppose this is the disc number 1 omega 1 and omega 2, then they both brought together face to face. So इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2i एंड इसकी जो रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी उसके लिए फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2। इस चैप्टर इस क्वेश्चन का यही एक की पॉइंट है कि आपको जो रिजल्टेंट ओमेगा लेना है वो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 लेना है। अब हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी हाफ 2i and omega 1 plus omega 2 by 2 the whole square. Now what we have to find is expression for loss of energy. Loss of energy हो जाएगी k initial minus k final। ये हम करेंगे तो हमें loss of energy मिल जाएगी। तो k initial minus k final यानी 1/2 I
ओमेगा 1/2 आई अगर कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा आई इंटू द ब्रैकेट आई बाई 4, ये 2 का स्क्वायर 4, आई बाई 4 इंटू द ब्रैकेट ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। नाउ यहाँ से अगर हम आई बाई 4 कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा, मतलब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, दैट इज आई बाई 4 2 ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर यानी ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर यानी ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। इसको आप ध्यान से देखें तो इसको मतलब ये कौन सा फॉर्म में है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 द होल स्क्वायर को आप अगर एक्सपेंड करें तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ये यहाँ से हो जाएगा आई बाई 4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 द होल स्क्वायर। So the expression for the loss of energy will be 1/2 I मतलब I by 4 omega 1 minus omega 2 the whole square. So our correct answer will be option number 2. Question number 14. A U-tube with both ends open to the atmosphere is partially filled with water. Oil which is immiscible with water is poured into one side until it stands at the distance of 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm from its original level. The density of oil is. इस टाइप के यूट्यूब के क्वेश्चन हमें मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास 11th में। सॉरी, अब हमें पता है एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर इज आल्सो सेम। लेट्स से हियर प्रेशर इज P1 एंड हियर प्रेशर इज P2, देन we can write P1 is equals to P2. Now P1, let's say rho oil G into H oil is equals to rho water G into H water. G cancel. Now we have to find the value of density of oil. So density of oil will be density of water यानी 10 to the power 3 into height of water. Height of water हमें यहाँ से मिल जाएगी, that is 65 plus 65 यानी 130 mm. 130 mm अपॉन हाइट ऑफ ऑयल. हाइट ऑफ ऑयल हमारे पास है 65 plus 65 that is 130 plus this is 10 mm. So it will be 140 mm. यहाँ से हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल मिल जाएगी 130 into 1000 upon 140. यहाँ से ये यहाँ से हो जाएगा 129.2 यानी 920 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली. हम अगर ऑप्शन के साथ मैच करें तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 928 kg/m3. क्वेश्चन नंबर 15. A spherical black body with a radius of 12 cm radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were half and temperature double, the power radiated in watt would be how much? Black body radiation यानी चैप्टर हो जाएगा 11 क्लास 11. Now we know the formula मतलब power, radius और temperature का relation, that is power is directly proportional to R square T to the power 4. So we can write P1 by P2
is equals to R1 by R2 raised to 2 and T1 by T2 raised to 4. So P1 by P2 is equals to R1 and we have given that radius were half. So R2 is equals to R1 by 2 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, इसका स्क्वायर और T1 एंड टेम्परेचर डबल, सो 2T1 raised to 4. Now R1 cancel, T1 cancel, so we can write P1 by P2 is equals to 4 into 2 का पावर 4 यानी 1/16. So P1 by P2 will be 1/4. We have to find the value of P2. So P2 is equals to P1. P1 is 450 into 4, which is equals to 1800 watt. ऑप्शन के साथ अगर हम मैच करें तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 16. Thermodynamic processes are indicated in the following diagram. We have to match the following. Thermodynamical process है यानी चैप्टर हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स, चैप्टर 12 क्लास 11th. Now in the first process is, let's say PV डायग्राम में फर्स्ट प्रोसेस है पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी इसमें वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट यानी प्रोसेस हो जाएगी आइसोकोरिक. सो P के सामने आ जाएगा C. ऑप्शन में हम चेक करके एलिमिनेट करते जाएंगे तो P के सामने C सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है. अब हम फोर्थ प्रोसेस देखें. फोर्थ प्रोसेस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फोर्थ प्रोसेस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है यानी वो प्रोसेस हो जाएगी आइसोबैरिक प्रोसेस. सो प्रोसेस 4 इज आइसोबैरिक. एस के सामने आ जाएगा बी, एस के सामने बी यानी ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. यहाँ से ही हमारा आंसर आ जाएगा, बाकी दो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है. फिर भी हम अगर देखें तो थर्ड और सेकंड में स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप प्रोसेस 2 का ज्यादा है. तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ, वी हैव टू रिमेम्बर दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक will be greater than slope of isothermal. So slope of second curve is more than slope of third curve. So process 2 will be adiabatic. Q के सामने A वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है और R के सामने आ जाएगा आइसोथर्मल. प्रोसेस 3 is isothermal. R के सामने D. So our correct answer for this question will be option number 2. Question number 17. Suppose the charge of proton and an electron differs slightly. One of them is minus E and the other is E plus delta E. If the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at distance d apart is 0, then delta E is of the order of. Okay, we have given that net electrostatic force and gravitational force is 0. So we can write that Fe plus Fg is equal to 0. So Fe will be or Fg will be minus Fe. Now Fg हो जाएगा G m1 m2 और we can write G m square upon B square is equals to minus k q by r square. हमें पहले नेट चार्ज q net will be minus e plus delta e. So our q net will be delta e. k q1 q2 यानी delta e square upon d square. D square cancel,
we have to find the value of delta E. So delta E will be delta E square will be g यानी 6.67 into 10 raised to minus 11. Mass, we have mass 1.67 into 10 to the power minus 27 the whole square upon k यानी 9.9 into 10 raised to 9, ये माइनस में, और ई डेल्टा ई की वैल्यू फाइंड करें तो ये पूरा स्क्वायर रूट में. Now we have to take the values only in the power. We have to consider only the powers. So delta E will be, मतलब ये वैल्यूज हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ पावर कंसिडर करें अगर तो ये हो जाएगा, इस पूरे का तो स्क्वायर है तो ये एज इट इज 10 raised to minus 27. Now 10 raised to minus 9 न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 raised to minus 20 उसका स्क्वायर रूट यानी 10 raised to minus 10 minus 27 minus 10 यानी 10 raised to minus 37 कूलम. ऑप्शन के साथ मैच कर लेते हैं. So our correct answer will be option number 3. Question number 18. Figure shows a circuit contains 3 identical resistors with resistance R is equals to 9 ohm each. 2 identical inductors with inductance L is equals to 2 millihenry each and an ideal battery EMF 18 volt. The current I through the battery just after the switch close is. First of all, this question is from chapter number 7, class 12th. Now, as we close the switch, these 2 inductors start consuming all the power. So, मतलब यहाँ इस दोनों में से करंट फ्लो ही नहीं होगा, सिर्फ करंट यहाँ से ही फ्लो होगा. तो हमारी जो आफ्टर स्विच इज क्लोज हमारी सर्किट बनेगी. This is battery, the resistance is 9 ohm and battery of voltage 18 volt. So now the value of current V is equals to IR. We have to apply simply Ohm's law. I is equals to V by R. V is 18 and R is 9. So our current will be 2 ampere. Correct answer is option number 3. Question number 19. The ratio of resolving powers of an optical microscope for the wavelengths of lambda 1 is equals to 4000 angstrom and lambda 2 is 6000 angstrom is. Resolving power of microscope यानी chapter number 9 ray optics class 12. Now the formula of resolving power is D upon 1.22 lambda, right? We have relation from this that resolving power is inversely proportional to lambda. So we can write resolving power 1 upon 2 will be lambda 2 by lambda 1. Lambda 2 is 6000 angstrom and lambda 1 is 4000 angstrom. So it will be 3 by 2. So the required ratio will be 3:2. Correct answer is option number 3. Question number 20. Young's double slit experiment is first performed in air and then in a medium other than air. It is found that 8th bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in air. The refractive index of the medium is nearly what? Young's double slit experiment यानी chapter number 10 class 12th. Now we have given that 8th मतलब first 5th dark fringe lies in air. So for formula for 5th dark fringe will be 2n minus 1 lambda by 2 capital D by small d. Here n is equal to 5, so
will be 2 into 5 minus 1 यानी 9 by 2 lambda d by d. Now for the medium, the x bright fringes, for the bright fringes x bright will be n lambda capital D by small d. N is equals to 8. So formula of x bright will be 8 lambda capital D by small d mu d. Now the formula for x मतलब bright fringes will be n lambda capital D by small d, लेकिन ये मीडियम में परफॉर्म किया है तो it will be mu into d. So x 8, yes, x8 will be 8 lambda capital D by mu d. Now these two are same, so we can write that 9 lambda d by 2d is equals to 8 lambda d by mu into d. Here it is small d. So the value of mu will be 8 into 2 by 9. That is 16 by 9. 16 by 9 यानी ये हो जाएगा 1.7 अगेन 1.77 के अराउंड ये वैल्यू आएगी. ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो यस, आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 1.78. क्वेश्चन नंबर 21. The photoelectric threshold wavelength of silver is 3250 into 10 to the power minus 10 meter. The velocity of electrons ejected from a silver surface by UV light of wavelength 2536 into 10 to the power minus 10 meter. We have to find the velocity. पहले तो photoelectric effect यानी चैप्टर हो जाएगा 11 क्लास 12. Now first of all, we have given the threshold wavelength and we know this formula, half mv square is equals to hc by lambda minus hc by lambda naught. Now we have to find the value of velocity. hc by lambda पहले तो हम निकाले, hc by lambda naught अगर हम निकाले तो ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारे पास है ये 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर. hc की वैल्यू हमें याद रखनी है और लैम्ब्डा नोट की वैल्यू है 325. इसको अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 325 नैनोमीटर. इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3. इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Now we have to find the value of hc by lambda. Again this is 1242 electron volt into nanometer upon the lambda is 2536 into 10 to the power minus 10 यानी 2536 एंगस्ट्रॉम. इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये 253 नैनोमीटर. इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 4.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ इन दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर करें तो हमें हाफ mv स्क्वायर यानी एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी. तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस यानी 4.89 माइनस 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.077 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Now we can write that v square is equals to 2 into 1.077 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1.6 into 10 to the power minus 19 upon mass. Mass is mass of electron, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. तो
इसको अगर हम 1.5 मान के 3/2 लिखे तो 3/2, 3 यहाँ पे तो 3 3 9, 2 2 कैंसल, तो v की वैल्यू हमें मिल जाएगी √1/3 इंटू 10⁻⁻19 और ये +31, -19 + 31 यानी प्लस ये -19 + 31 यानी +12, तो इसकी वैल्यू 1/√3 इंटू 10⁻6 यानी 0.6 इंटू 10⁻6 अप्रोक्सीमेटली 0.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में अगर मैच करे तो 0.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इसमें तो ये ऑप्शन और दोनों करेक्ट हो जाएंगे क्योंकि इसे ही हम ऐसा लिख सकते हैं कि 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सो इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, a potentiometer is an accurate and versatile device to make electrical measurements of EMF because the method involves now the potentiometer is used to measure the EMF that we all know, and the condition for potentiometer is the current does not pass through the galvanometer. So अगर हम ऑप्शन चेक करें तो सेल पोटेंशियोमीटर a condition of no current, yes this statement is correct that in potentiometer a condition of no current flow through galvanometer. So our correct answer will be option number 3. Now question number 23. The de Broglie wavelength of neutron in thermal equilibrium with heavy water at temperature T and mass m is. First of all, this question is from chapter number 11 class 12. ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन है। अब de Broglie wavelength का फॉर्मूला है lambda is equals to h/p where p is the momentum. Now we know that kinetic energy is equals to p²/2m. यहाँ से p की वैल्यू हमें मिल जाएगी √2m into k. So this will be h/√2m k e. Now the neutron is in thermal equilibrium with heavy water at temperature हमें दिया है T. So kinetic energy in the form of temperature हमें लिखना पड़ेगा। तो kinetic energy in the form of temperature is 3/2 kBT, 3/2 k into T. यहाँ से 2 2 कैंसल, तो हमें लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी h/√3m k t. The value of de Broglie wavelength is h/√3m k t. So our correct answer will be option number 2. Question number 24. Two rods A and B of different materials are welded together as shown in the figure. Their thermal conductivities are K1 and K2. Now the thermal conductivity of the composite rod will be. Thermal conductivities यानी chapter 11 class 11th heat transfer का क्वेश्चन है ये। अब we have the formula for K equivalent, that is K1A1 plus K2A2 by A1 plus A2, A1 plus A2. यहाँ पे 4 number of we can write Kn An upon An. यहाँ पे तो सिर्फ 2 रोड है तो K1 एरिया। अब यहाँ पे दोनों की लेंथ सेम है एज वेल एज क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों का सेम है, तो हम लिख सकते हैं A1 is equals to A2 is equals to let's say A. तो ये हो जाएगा K1A plus K2A upon A plus A, that is 2A. A यहाँ से कॉमन निकाले तो K1 plus K2 by
2a. A cancel. So our K equivalent will be K1 plus K2 by 2. So our correct answer will be option number 1, K1 plus K2 by 2. Question number 25. The diagram below shows the region of equipotentials. A positive charge is moved from A to B in each diagram. Then we have to find the work done. Compare the work done in all these cases. पहले तो equipotential यानी चैप्टर नंबर हो जाएगा 2 क्लास 12th. अब वर्क डन हमें कंपेयर करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा Q into delta V. Since Q is same for all these four because a positive single positive charge is moving, so Q चारों के लिए सेम हो जाएगा. अब हमें सिर्फ डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर करना है. जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उसका वर्क डन ज्यादा होगा. इन केस A द पोटेंशियल डिफरेंस इज B के पास है 40 वोल्ट, A के पास है 10 यानी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 30. नाउ इन सेकंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज अगेन 40 माइनस 10 यानी 30. यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है 30. C में 40 माइनस 10 अगेन इट इज 30 एंड इन दिस केस अगेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 30 वोल्ट. चारों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वर्क डन भी चारों केसेस में सेम होगा. तो ऑप्शन 1 में है मैक्सिमम वर्क डन. नो, इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम. यस, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. The ratio of wavelengths of last line of Balmer series and the last line of Lyman series. इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे चैप्टर नंबर 12 क्लास 12th. अब we have the formula like 1 upon lambda is equals to, for finding the wavelength, 1 upon lambda is equals to RZ square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. Now for Lyman series N1 हो जाएगा 1 और for Balmer series N1 हो जाएगा 2 and N2 दोनों के लिए हो जाएगा infinite because we have to find the wavelength of last line, so N2 हो जाएगा infinite. पहले तो हम Lyman के लिए फाइंड करें तो RZ square into 1 upon 1 का स्क्वायर यानी 1 minus 1 upon infinite. 1 upon infinite is 0. So lambda L will be 1 upon RZ square. For Balmer series 1 upon lambda B, let's say, is equals to RZ square into 1 upon N1 हो जाएगा 2, N1 का स्क्वायर यानी 1 by 4 minus 1 upon infinite यानी 0. So lambda B will be RZ square, 4 by RZ square. Then we have to find the ratio of Balmer to Lyman. So lambda B upon lambda L will be 4:1. So 4:1 यानी 4. So our correct answer will be option number 3. Question number 27. A particle executes linear simple harmonic motion. Chapter number 14, class 11th. With an amplitude of 3 cm, when the particle is at 2 cm from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to the magnitude of its acceleration. Then its time period in second is. पहले तो formula for velocity, let's say, will be omega into a square minus x square, where a is the amplitude and x is the distance from the mean position, and formula for acceleration is equals to omega into, formula for acceleration will be omega square x.
नाउ हमें ये गिवन है कि इन दोनों के वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. ओमेगा स्क्वायर एक्स विल बी ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओमेगा ओमेगा कैंसिल एंड वी कैन राइट, वी हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड. सो ओमेगा को हमें लिखना पड़ेगा 2 पाई बाय टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए इज 3 सेंटीमीटर एंड एक्स इज 2 सेंटीमीटर अपॉन ये x यानी 2. सो 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 विच इज 5 रूट 5 बाई 2. यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल जाएगी 4 पाई बाय रूट 5, 4 पाई बाय अंडर रूट 5. So our correct answer will be option number 3. Yes, 4 pi by root 5. Question number 28. A capacitor is charged by a battery. The battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel. Now the total electrostatic energy of the resulting system, यानी capacitor है तो chapter number 2 class 12th. अब in first condition there is one capacitor and one battery. Now the battery is removed and the identical capacitor, uncharged identical capacitor is connected. पहले तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा लेट्स से VC, तो कॉमन पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है Q1 प्लस Q2. इसमें चार्ज होगा Q लेकिन ये तो अनचार्ज है, यहाँ पे Q होगा 0, यहाँ पे Q अपॉन C1 प्लस C2. VC की वैल्यू मिलेगी हमें Q प्लस Q2 इज 0 अपॉन C1 प्लस C2. C1 इज C एंड C2 इज ऑल्सो C, तो ये 2C, देन इट इज Q बाय 2C. यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल लिखे तो पोटेंशियल हो जाएगा Q बाय C एंड यहाँ पे है Q बाय 2C, तो इसको हम लिख सकते हैं V बाय 2, V initial and let's say this is V final. So V initial is V and V final is V by 2. Now we have to find the total electrostatic energy. In the first, मतलब initially the total electrostatic energy will be 1/2 CV square and in the 1/2 CV square અને એમને મત રહેવા દેવાનું. Okay, now in final condition, in the second condition the energy will be 1/2 into C, यहाँ पे हो जाएगा 2C बिकॉज हमें इक्विवेलेंट लेना होगा और वोल्टेज है V बाय 2 VF, V final है V by 2, V by 2 the whole square, then it will be 1/2 into 2C into V square by 4, हो जाएगा 2, then 1/2 CV square is U initial, so U initial by 2, so we can say that the final energy is reduced by factor of 2. So our correct answer will be option number 2, that is energy decreases by the factor of 2. Question number 29. A physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of C, G and E square by 4 pi epsilon naught is. पहले तो C यानी स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन हो जाएगा L1 T minus 1. इन तीनों के पहले हम डायमेंशन लिख लेते हैं. G का डायमेंशन हो जाएगा फ्रॉम फोर्स, वी कैन फाइंड द G का डायमेंशन. ग्रेविटेशनल फोर्स इज Gm स्क्वायर बाय R स्क्वायर. यहाँ से हमें G का डायमेंशन मिल जाएगा Fr स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर, यानी फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T माइनस 2, R का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर L to the power 2 एंड मास का स्क्वायर यानी M2.
यहाँ से हमें g का डायमेंशन मिलता है m-1 L3t-2 और e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी हमें फोर्स से मिल जाएगा। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ से क्यू की जगह पे ई लिखा है तो ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा एफ ई इंटू आर स्क्वायर। एफ ई फोर्स का डायमेंशन m1 L1 t-2 और L टू द पावर 2, यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 L3 t-2। इन तीनों के डायमेंशन है हमारे पास। अब हमें ऑप्शन को 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है 1/c स्क्वायर g e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द पावर 1/2, यानी 1/c स्क्वायर यानी 1/L की पावर 2 t की पावर -2 इंटू g यानी m-1 L3 t-2 और e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी m1 L3 t-2 टू द पावर 1/2। m-1 m1 कैंसल, तो ये हो जाएगा 1/L स्क्वायर t टू द पावर -2 into the bracket L3 L की पावर 6 टू द पावर 1/2 यानी L की पावर 3 t टू द पावर -2 t टू द पावर -2 t टू द पावर -4 और उसका स्क्वायर रूट यानी t टू द पावर -2। नाउ यहाँ से एक t टू द पावर -2 t टू द पावर -2 कैंसल और ये है L की पावर 3 अपॉन L की पावर 2 यानी सिर्फ लेंथ। और हमें पूछा है किसका, डायमेंशन ऑफ लेंथ। यस, पहले ऑप्शन में ही हमें मिल गया, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 30, two cars moving in opposite direction approaches each other with speed of 22 meter per second and 16.5 meter per second respectively. The driver of the first car blows a horn having frequency 400 hertz. The frequency heard by the driver of second car is। क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 15 क्लास 11th। अब डॉपलर इफेक्ट के लिए एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज f डैश इज इक्वल्स टू f इंटू v प्लस vo अपॉन v माइनस vs। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 400 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दैट इज 340 प्लस। नाउ द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज द हॉर्न, यानी फर्स्ट कार ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो जाएगी 22 एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विल बी 16.5, सो 340 प्लस vo यानी 16.5 अपॉन 340 माइनस 22, then this will be 400 into the bracket 340 plus 16.5 यानी 356.5 अपॉन 340 माइनस 22 यानी 318। अब इसको हमें एप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व करना होगा। इसको अगर हम 360 ले लें और इसको 320 ले लें तो ये हो जाएगा 4 से 9/8 यानी f dash will be 9/8 into 400। now 9/8 यानी 1.112, 9/8 यानी 1.12, so f dash will be 1.12 into 400 यानी 448 हर्ट्ज। ऑप्शन के साथ मैच कर लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 448 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 31,
emitter, transistor, amplifier. The audio signal voltage across the collector is 3 voltage. The resistance of collector is 3 kilo ohm. If current gain is 100 and base resistance is 2 kilo ohm, the voltage and power gain of the amplifier is. Transistor and amplifier as in chapter number 14, class 12th. Now we have the formula for voltage gain. Let's say AV, this is voltage gain, then it will be beta into RC by RB. Beta यानी current gain is 100 into RC की वैल्यू हमें दी है कलेक्टर 3 किलो ओम एंड RB की वैल्यू है हमारे पास 2 किलो ओम। यहाँ से हमें वोल्टेज गेन की वैल्यू मिलेगी 100 इंटू 3/2 यानी ये 50, 5 3 15, सो ये हो जाएगा 150. Value of voltage gain is 150. Now for the power gain, simply power का फॉर्मूला हमारे पास है power is equals to voltage into current. VI लिख सकते हैं पावर को. Now here voltage is मतलब अगर पावर गेन के फॉर्म में हमें लिखना है तो वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन. वोल्टेज गेन इज AV एंड करंट गेन इज बीटा. वोल्टेज गेन हमने फाइंड किया 150 और बीटा हमारे पास है 100, तो ये हो जाएगा 15000. अब अगर ऑप्शन के साथ मैच करें तो वोल्टेज गेन है 150 और पावर गेन है 15000. वोल्टेज गेन एक से ही हमारा करेक्ट आंसर निकल आता. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 32. Which one of the following represents the forward bias diode? Chapter number 14, semiconductor, class 12th. Now we know the condition of forward bias, that is the P type positive type towards मतलब positive side is attached to the higher potential. यानी पॉजिटिव के साथ हायर पोटेंशियल, नेगेटिव के साथ लोअर पोटेंशियल. और इन द डायोड दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड. तो हमें ये चेक करना है कि पॉजिटिव साइड किस डायोड में हायर पोटेंशियल के साथ है और नेगेटिव टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल है. सो इन फर्स्ट ऑप्शन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव. इन फर्स्ट ऑप्शन the positive side is towards the 0 and negative side is towards the -2. इसी केस में पॉजिटिव हायर पोटेंशियल के साथ है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1. अब इन ऑप्शन 2, 3 and 4 all positive side is towards the lower potential. So in this question our correct answer will be option number 1. Question number 33. The given electrical network is equivalent to. लॉजिक गेट का क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 14, क्लास 12th. अब इस डायग्राम से हम ट्रूथ टेबल बना लेंगे. A, B and Y is output. First of all, if we give both the input as 0, then this is the NOR gate. So 0 0 OR gate में 0, लेकिन NOR gate है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1. So 1 1 1 1 1 और आगे नोट गेट यानी 0 और ये यहाँ पे भी एक नोट गेट है तो 0 का हो जाएगा 1 यानी 1 1 0 0 1. Now if we give second input as 0 and 1, 0 and 1, 0 1 in OR gate is 1, but here is NOR gate, so it will be 0 0 0 0, but here is 1 1 का नोट में 0.
So 0 1 is 0. Similarly 1 0 is also 1 0 will be also 0. अब हम 1 1 इनपुट देके चेक कर लेंगे. 1 1 in NOR gate will be 0. Now this 0 0 का यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 का NOT गेट में 0. अब ये ट्रूथ टेबल हमें किस लॉजिक गेट से मतलब सिमिलर देखने को मिलता है? नॉर गेट का. नॉर गेट का अगर हम ट्रूथ टेबल देखें तो सेम ऐसा ही होता है, 0 0 1 हो जाता है, बाकी सब में 0. सो दिस नेटवर्क इज इक्विवेलेंट टू नॉर गेट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 34. The acceleration due to gravity at height 1 kilometer above the earth is same as at depth d below the surface of the earth. Then this question is from chapter number 8, gravitation, class 11. Now we know the formula for g at height. G at height will be g into 1 minus 2h by r, and the formula for g at depth, let's say gd, will be g into 1 minus d by r. अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हम बाकी सारी वैल्यू सेम है. यहाँ पे 2h है और यहाँ पे d है, तो हम यहाँ से रिलेशन लिख सकते हैं, दैट इज d is equals to 2h. d is equals to 2h. We have to find the value of d, and height is given as 1 kilometer. So depth will be 2 kilometer, where the gravitational acceleration are same at both this. So our correct answer will be option number 4, that is d is equals to 2 kilometer. Question number 35. An arrangement of 3 parallel straight wires placed perpendicular to the plane of paper carrying same current I along the same direction as shown in the figure. Now the magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by. यहाँ पे हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. पहले तो ये क्वेश्चन हो जाएगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th. नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो पहले तो यहाँ पे लेट्स से अगर फोर्स है F, हियर आल्सो द फोर्स इज F, देन रिजल्टेंट हमें मिलेगा 90 का एंगल है तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट मिलेगा 2F cos 45. 2F cos 45 यानी 2F इंटू cos 45 की वैल्यू है 1/√2 यानी √2F हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा. अब फोर्स की वैल्यू अगर हम लिखे फॉर दिस कंडीशन, तो फोर्स का फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई इंटू डी. यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 1/√2. इसको हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, पाई इंटू डी. और यहाँ पे म्यू नॉट I1 एंड I2 आर सेम, दैट इज I, तो I1 इंटू I यानी I². तो हमारी फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी म्यू नॉट I² अपॉन √2 पाई इंटू डी. ऑप्शन के साथ हम मैच करें तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज म्यू नॉट I² अपॉन √2 पाई डी. क्वेश्चन नंबर 36. An electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी चैप्टर नंबर हो जाएगा 8 क्लास 12th. In free space, the root mean square of value of electric field ERMS is 6 volt per meter. The peak value of magnetic field is. अब यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है वो आरएमएस में दी गई है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मैक्सिमम में पूछी है, तो इसको आपको ध्यान में रख के सॉल्व करना पड़ेगा. पहले तो हम ई आरएमएस अपॉन बी आरएमएस इज इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं, क्योंकि हम E बाई बी इज इक्वल्स टू सी लिखते हैं. यहाँ पे हम दोनों जगह पे आरएमएस ले लेंगे. ई आरएमएस हमें दिया है 6, बी आरएमएस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी आरएमएस,
C यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इज इक्वल टू बी RMS। तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी, विच इज 2 into 10 to the power minus 8। नाउ ये RMS वैल्यू मिली, लेकिन हमें फाइंड करनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें RMS इंटू √2 करना पड़ता है। तो B मैक्स की वैल्यू हो जाएगी B RMS इंटू √2। B RMS इज 2 into 10 to the power minus 8 एंड इंटू √2। √2 की वैल्यू 1.41 इंटू 10 to the power minus 8, यानी ये आ जाएगा 2.42 के अराउंड, 2.43 के अराउंड। ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगी 2 into 1.414 यानी 2.83 के अराउंड, 2.83 into 10 to the power minus 8। और अगर हम ऑप्शन के साथ चेक मैच करें तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37, the bulk modulus of a spherical object is B if it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in radius is। bulk modulus यानी चैप्टर नंबर है 9 क्लास 11th। नाउ अब हमारे पास बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला है, दैट इज B इज इक्वल्स टू माइनस P बाय डेल्टा V बाय V। यहाँ से हम माइनस डेल्टा V बाय V इज इक्वल्स टू P बाय B लिख सकते हैं। ये हमें मिलेगा डिक्रीज इन वॉल्यूम, लेकिन हमें फाइंड करना है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब। अब डेल्टा V बाय V अगर लिखे तो ये पावर आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V बाय V इज इक्वल्स टू 3 into डेल्टा R बाय R। अब ये रिलेशन हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 into डेल्टा R बाय R इज इक्वल्स टू P बाय B। So the fractional decrease in the radius will be P by 3B. P by 3B. This minus represents the decrease in the radius. So our correct answer will be option number 4. It is P by 3B. Question number 38. Two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. ये क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन यानी चैप्टर 5 क्लास 11। नाउ अगर हम यहाँ से स्ट्रिंग को कट करें तो B का एक्सेलरेशन तो बहुत इजी है, यहाँ से स्ट्रिंग कट हो गई यानी B का एक्सेलरेशन सीधा हो जाएगा G, क्योंकि इसका तो फ्री फॉल टाइप ही होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ B विल बी G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ A पहले तो फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे होगा kx, यहाँ पे होगा 3mg एंड यहाँ पे स्ट्रिंग का टेंशन हो जाएगा mg के बराबर। तो यहाँ से इक्वेशन हम लिख सकते हैं kx विल बी 3mg प्लस t। kx will be 3mg, टेंशन की वैल्यू है mg, so 3mg plus mg यानी 4mg। kx की वैल्यू हमें मिल गई 4mg।
नाउ अगर स्ट्रिंग यहाँ से कट करे तो टेंशन हो जाएगा 0, स्ट्रिंग कट हो गई तो टेंशन 0। तो यहाँ से हम अगेन फोर्स बैलेंस करें, एक्सेलरेशन 3ma will be equals to kx minus 3mg, kx minus 3mg. So acceleration is equals to kx value है 4mg minus 3mg upon 3m. m cancel, 4g minus 3g यानी g by 3. So acceleration of a will be g by 3. a का acceleration है g by 3. So g by 3 and g, our correct answer will be option number 2. Question number 39. Two polaroids P1 and P2 are placed with their axes perpendicular to each other. Unpolarized light I naught is incident on P1. A third polaroid P3 is kept in between P1 and P2 such that its axis makes an angle 45 with that of P1. Then the intensity of transmitted light through P2 is. पहले तो चैप्टर नंबर 10 क्लास 12th का क्वेश्चन है। अब पहले यहाँ पे पोलरॉइड नंबर 1 लेट्स draw. Suppose this is the P1 and this is P2. ये दोनों 90 पे है। Now suppose this is the third polaroid at the angle of 45 degree. ये 90 पे है, ये है 45 पे। This angle is 45 degree. Now यहाँ से I naught लाइट इंसिडेंस हो रही है, अनपोलराइज लाइट है, फर्स्ट पोलराइड से पार होगी तो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी I naught by 2. नाउ सेकंड, थर्ड और फोर्थ अभी सबके लिए एक सेम कॉमन फॉर्मूला है, दैट इज I is equals to I naught cos square theta. तो यहाँ पे थीटा इज 45, so it will be I naught by 2 cos square 45. That will be I naught by 2 cos 45 is 1 by root 2. स्क्वायर है तो 1 by 2 अगेन, तो ये हो जाएगी I naught by 4. यहाँ से जो इंसिडेंट होगी वो होगी I naught by 4. अब P2 पे I naught by 4 इंसिडेंट हो रही है और यहाँ पे भी एंगल बनेगा इसके साथ 45 पे है, तो सिमिलरली इसके साथ भी 45 पे होगा क्योंकि ये दोनों 90 पे है, तो यहाँ पे भी एंगल हो जाएगा 45. सो इंटेंसिटी विल बी I naught by 4 cos square 45 डिग्री. I naught by 4 cos square 45 यानी 1 by 2, that will be I naught by 8. I naught by 8. So our correct answer will be option number 3. Question number 40. A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 cm. What is the angular acceleration of cylinder if the rope is pulled with the force of 30 Newton? पहले तो ये angular acceleration and hollow cylinder दो वर्ड से हमें पता चल जाएगा, चैप्टर नंबर 7 क्लास 11. नाउ अगर हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हम अगर टॉर्क का फॉर्मूला लिखें तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू अल्फा. अल्फा यहाँ पे हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन. टॉर्क को हम सिमिलरली R क्रॉस F भी लिख सकते हैं, R क्रॉस F that is also torque. Now moment of inertia for hollow cylinder will be mr square into alpha. एक R कैंसल तो F is equals to m into R into alpha. यहाँ से अल्फा को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाए तो ये हो जाएगा F अपॉन m into R. फोर्स हमें गिवन है 30 न्यूटन, मास इज 3 kg and the radius is 40 centimeter. तो 40 into 10 to the power minus 2 मीटर हो जाएगा 10 और 1 by 4 into 10 to the power 2
यानी 100/4 यानी 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. यहाँ पे आपको यूनिट्स भी चेक करने हैं. 25 यहाँ पे भी है लेकिन 25 मीटर पर सेकंड है. हमें एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है तो ये रेडियन पर सेकंड में होगा. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 41. A beam of light from source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. The beam is reflected back as the spot on the scale placed just above the source L. When the mirror is rotated through small angle theta, the spot of light is found to move through the distance y on the scale. Now the angle theta is given by. पहले तो ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स क्लास 12th. Now we know that if the mirror is rotated by theta, then reflected ray will be rotated by 2 theta. अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 2 थीटा. ये है x और ये है y, क्योंकि y से शिफ्ट कर गया. ऐसा हमें कहा है कि मूव थ्रू द डिस्टेंस y ऑन द स्केल. सो यहाँ से हम 2 थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं y/x. 2 थीटा विल बी y/x. हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ थीटा, तो वैल्यू ऑफ थीटा विल बी y/2x. So our correct answer will be y/2x, option number 1. Question number 42. The two nearest harmonics of tube closed at one end and open at another end are 220 and 260 Hz. What is the fundamental frequency of the system? First of all, this question is from chapter number 15, class 11th. Now, अगर हम 2 सक्सेसिव फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज लिखे तो हो जाएगी nV/4L and n plus 2V/4L because we have given the tube closed at one end and one end is open. So इसकी वैल्यू है 220 और इसकी वैल्यू है 260. अगर हम इन दोनों का रेशियो ले तो V एंड 4L कैंसिल हो जाएगा. सिर्फ हमारे पास बचेगा n/n+2 is equals to 220/260. So this is 11 and this is 13. यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल गई 11. n की वैल्यू 11. Now we have to find the value of fundamental frequency. Fundamental frequency हो जाएगी V/4L. लेकिन हमें गिवन है nV/4L. nV/4L is 220. तो V/4L यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी 220/n. n हमने अभी फाइंड किया जिसकी वैल्यू है 11. सो 220/11 20 Hz. So our required fundamental frequency will be 20 Hz. Option number 2 is correct answer. Question number 43. A thin prism यानी chapter number 9 class 12. A thin prism having refracting angle of 10 degree is made of glass of refractive index 1.42. This prism is combined with another thin prism of glass of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. So the refracting angle of the second prism is, हमारे पास dispersion without deviation के लिए फॉर्मूला है which is mu minus 1 into a plus mu dash minus 1 into a dash is equals to 0. ये dispersion without deviation के लिए ये फॉर्मूला है. तो इसको अगर हम मॉड्यूलस में लेके लिखे तो ये हो जाएगा mod of mu minus 1 into a will be equals to mod of mu dash minus 1 into a dash, because ये यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव और मॉड्यूलस में फिर पॉजिटिव.
Now we have the value of mu, that is this left hand side is for first prism and right hand side is for second prism. Mu की value है 1.41 minus 1 into angle of prism is 10 degree is equals to mu dash की value है 1.7 minus 1 into a dash. ये हो जाएगा 0.41 into 10 यानी 4.1 is equals to 0.7 into a dash. यहाँ से a dash की वैल्यू मिल जाएगी 4.1 अपॉन 0.7 और 7 6 42, तो ये अराउंड 6 डिग्री के अराउंड आएगी इसकी वैल्यू. ऑप्शन के साथ अगर मैच करे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 6 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 44. A long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 into 10 to the power 4 turns per meter. At the center of the solenoid, a coil of 100 turns and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at the constant rate to 0 ampere from 4 ampere in 0.05 second if the resistance of the coil is 10 pi into 10 to the power 10 pi square ohm, then the total charge flowing through the coil during this time is. This question is from chapter number 6, class 12th. Now we have the formula for EMF is equals to M di by dt. Now M is equals to mu naught n1 n2 a2 by l1 into di by dt. अब इसको हम I into R लिख सकते हैं. ये हो जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू n1 की वैल्यू n1 अपॉन l1 की वैल्यू हमें दी है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 टर्न्स पर मीटर, यानी 4 n2 की वैल्यू है 100 10 टू द पावर 2. एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई टू रेडियस इज 0.01 मीटर यानी 10⁻⁻⁴ और डी बाई डी टी. Now we have to find the value of charge. तो Q is equals to I into T, then I is equals to Q by T. तो यहाँ पे Q by T, यहाँ से अगर हम सिर्फ Q को रहने दे तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 2 टू 10 टू द पावर ये 6 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डी आई. करंट इज चेंजिंग 4 to 0 यानी 4 by 0.05 और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 10 पाई स्क्वायर इंटू क्यू बाई टी. एक टी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ये टी कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर पाई के साथ 10 एक यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 16 टू द 32 और पावर में अगर हम काउंट करें तो -7 + 5 यानी -2 और -4 यानी 10⁻⁻6 कूलम. 32 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम यानी 32 माइक्रो कूलम. सो our correct answer will be option number 3. Question number 45. The resistance of wire is R ohm if it is melted and stretches to n times its original length. Now the new resistance will be. This question is from chapter number 3, current electricity, class 12th. We have the formula of resistance, that is R is equals to rho L by A.
लेकिन यहाँ से हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस और लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे एरिया हमें कांस्टेंट नहीं दिया है, तो इसको सिर्फ लेंथ के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो L/L R की वैल्यू हो जाएगी रो L² अपॉन V। वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, मेल्टेड एंड स्ट्रेच है तो इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब हम लिख सकते हैं रो एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। सिमिलरली अगर इस क्वेश्चन में तो हमें लेंथ को कंपेयर करना है, लेकिन अगर एरिया को कंपैरिजन दिया होता तो दोनों में एरिया से मल्टीप्लाई करके फिर वॉल्यूम न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो जाता। अब we have R directly proportional to L² और यहाँ पे दिया है कि R लेंथ हो रही है n टाइम्स, सो NL का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R डैश विल बी n² R। लेंथ n टाइम्स हो रही है तो रेजिस्टेंस n का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3।